जय हिंद। वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं एचटेट का लेवल सेकेंड, यानी कि हिंदी टीजीटी के जो क्वेश्चंस हिंदी के पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि लेवल सेकेंड में अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी रहा है तो आपसे पूछे जाते हैं हिंदी के टोटल 60 क्वेश्चंस आपके इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके हिंदी लिटरेचर वगैरह पर आधारित होते हैं, सबको पता है। यहाँ पर हम 2019 से लेकर 2025 तक जो आपके पेपर्स हैं उन सभी को सॉल्व कराया जाएगा। पर डे एक पेपर जो है वो सॉल्व करवाया जाएगा। आज के पेपर की बात करें तो आज हमें सॉल्व करना है एचटेट टीजीटी 2019 का पेपर, जो आपके 60 क्वेश्चंस आए थे टीजीटी लेवल में हिंदी के, उनकी बात करेंगे, ठीक है। देखो, आपकी जो ये क्लास चलती है, आपको बता दें यहाँ पर राधे राधे जय हिंद सभी को। आपको जो ये क्लास मिल रही है यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम कम से कम कमेंट्स लेने की कोशिश करेंगे। मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि आपको 60 के 60 क्वेश्चंस यहाँ पर करवा दिए जाएं कंप्लीट, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, क्योंकि आप लोग फिर बीच में आके कि अरे हमारे कमेंट्स नहीं पढ़े जा रहे, हमारा ये नहीं किया जा रहा, तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, हमारा काम है यहाँ पर पढ़ाने का, तो हमें जहां पर लगेगा कि आपको समझाने की जरूरत है वहां पर समझाया जाएगा। और जैसा भी आपको सही लगे आप आराम से बैठ के पढ़िए बस, ठीक है। विकास का समाज शास्त्र और समय और संस्कृति पुस्तकों के रचयिता कौन है? मतलब ये दो पुस्तकें दे रखी हैं, एक तो पुस्तक है विकास का समाज शास्त्र, दूसरा समय और संस्कृत। इन पुस्तकों के रचयिता कौन है? हरिशंकर, चपला देवी, जाबिर हुसैन, श्यामा चरण दुबे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये बताना है आपको, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सभी बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखो, हरिशंकर, चपला देवी, जाबिर हुसैन, श्यामा चरण दुबे। तो यहाँ पर आपको बता दें ये तो आपके पीवाईक्यूज हैं, तो डेफिनेटली नए क्वेश्चन हुआ आप ना आंसर दे पाए तो अलग बात है, लेकिन ये सभी पीवाईक्यूज हैं तो आपको आंसर्स पता होने चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है श्यामा चरण दुबे। विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृत की बात की जाए तो ये पुस्तकों के रचयिता जो है वो श्यामा चरण दुबे हैं। ये दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं, विकास का समाजशास्त्र और एक है समय और संस्कृति, ठीक है। यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। पत्र को कन्नड़ में क्या कहा जाता है? अगर हम पत्र की बात करें तो पत्र को कन्नड़ में क्या कहा जाता है, यहां पर आपको ये बताना है, जल्दी से बताएंगे। पत्र को कन्नड़ में क्या कहा जाता है? जैसे आपको पता है कि हमारे तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज हैं, विदेशज हैं, वैसे ही अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द को अलग अलग तरीके से कहा जाता है, बोला जाता है। तो यहाँ पर पत्र को कन्नड़ में क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, पत्र को कन्नड़ में कागद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागद कहा जाता है, कागज नहीं कागद कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है आपका सेकेंड वाला ऑप्शन। हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे ना कहिए। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की हैं? बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, इसमें इनके कहने का मतलब है जो कवि हैं इसके आपको बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं आप, आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दिया कीजिए आप सभी। देखो, इसमें जो कवि है, कवि ने बहुत सुंदर बात कही। इन्होंने कहा है कि हम जीवन में, मतलब इन्होंने इस चीज को नकारा है कि हम थोड़े में एडजस्ट कर दें, हम कैसे भी अपना गुजारा कर लें। इन्होंने इस चीज को सिरे से नकार दिया। इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर जीवन जीने आए हैं तो हम खुल के जिएंगे, जैसा हम चाहते हैं हम वैसा करेंगे, इनका ये वाला मानना था। और ये रचना किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल की नहीं, संसद से सड़क, सड़क से संसद तक, ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है जो बहुत ज्यादा फेमस है। मुक्तिबोध नहीं, गजानन माधव मुक्तिबोध नहीं, नागार्जुन नहीं, ये रचना है रघुवीर सहाय की। किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना है, कम से कम काव्य, उसमें इन्होंने ये अपनी पंक्तियां जो है लिखी है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में आंसर देना बिल्कुल मत भूलें। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगी आप सभी के, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आप सभी के कमेंट्स नहीं देख रही, आपके कमेंट्स बिल्कुल देखे जा रहे हैं, तो आप कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। जिससे मनुष्य का अज्ञान, कुसंस्कार और अविवेक दूर नहीं होता, जिससे मनुष्य शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नहीं हो जाता, जिससे वह छीना झपटी, स्वार्थपरता और हिंसा की दलदल से उबर नहीं पाता, वह पुस्तक किस काम की नहीं? वह पुस्तक किसी भी काम की नहीं। उक्त उद्धरण किस प्रसिद्ध आलोचक का है?
ये जो उद्धरण दिया गया है ये किस आलोचक का है ये बताओ। मतलब इन्होंने कहा है कि पुस्तक ऐसी होनी चाहिए, इनके अनुसार पुस्तक ऐसी होनी चाहिए कि जिसको पढ़ के मनुष्य में जो है वो ज्ञान आए, संस्कार आए, ठीक है, विवेक आए, मनुष्य शोषण और अत्याचार के विरुद्ध अपना सिर उठा सके, मतलब उनका विरोध कर सके, ठीक है, जिसमें छीना झपटी, स्वार्थपरता और हिंसा के दलदल से उबरने के बोल दिखे हों, ठीक है, उबरने के अनुच्छेद लिखे हों, उदाहरण कि उनको प्रेरित हो सके कि हम भाई इन सब दलदलों से कैसे बाहर आ सकते हैं, इस चीज का जहां पर उजागर किया गया हो। बात करें हम, वह पुस्तक किसी काम की नहीं है अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही है, ठीक है। अगर पुस्तक पढ़ के आपको इन सब बातों का कोई ख्याल नहीं आ रहा है तो मतलब वो पुस्तक बेकार है फिर। तो आप बताओ ये किसकी पंक्तियां हैं? ये आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? तो याद रखना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनुच्छेद है, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया अनुच्छेद है। करेक्ट। बाणभट्ट की कथा, बाणभट्ट की कथा किसकी रचना है? बाणभट्ट की कथा जल्दी से बताएंगे। फटाफट से बताएं, बाणभट्ट की कथा किसकी रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो याद रखना बाणभट्ट की आत्मकथा हो गई, पुनर्नवा, ठीक है, आपका चारुचंद्र, यहां पर ये भी लिख लीजिए, चारुचंद्र लेख, चंद्रलेख, और आपका एक कौन सा हो गया? अनाम दास का पोथा। ये किसकी रचनाएं हैं? अनाम दास का पोथा। ये सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये इनकी रचनाएं हैं। करेक्ट। ये सभी उपन्यास जो हैं ये किसके उपन्यास है? ये सभी उपन्यास हैं जो किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि आपको याद रखना है, बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्हीं का है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्हीं का है। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इदम नमम, इदम नमम काव्य कृति के रचयिता कौन है? इदम नमम इस काव्य के कृति के रचयिता कौन है आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएंगे। इदम नमम काव्य के रचयिता कौन है, फटाफट से बताओ। गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, गजानन माधव, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जहां लिखा हो तो समझ जाइएगा ये गजानन माधव का पूरा नाम है, गजानन माधव इनका पूरा नाम है। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, नहीं ये नहीं है। गिरिजा कुमार माथुर नहीं। इदम नमम काव्य कृति भवानी प्रसाद मिश्र की है, ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है। इदम ना भव, आयोग ने भी आपका आंसर यही माना है तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? आपको बताना है जो रचनाएं दे रखी है इनमें से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है, फटाफट से बताएं। श्रृंगार निर्णय, रसविलास, शतरंज शतिका, छंदोर्णव पिंगल। तो ये भी इनकी रचना है भिखारी दास की, ये भी रचना है भिखारी दास की, ये भी रचना है भिखारी। रस विलास इनकी रचना नहीं है, ठीक है, रस विलास इनकी रचना नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, रस विलास रचना किसकी है ये बताइए, बताइए, रस विलास के रचयिता कौन है? रस विलास के रचयिता कौन है? और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दिया कीजिए, ठीक है, जल्दी से बताएं। तो रस विलास देव के द्वारा लिखी गई है, कवि हुए हैं देव, उनके द्वारा भी लिखी गई है, और एक चिंतामणि कवि हुए हैं उनके द्वारा भी लिखी गई है, ठीक है। तो रस विलास फिलहाल भिखारी दास की रचना नहीं है। किस कवि को केन का कवि कहा जाता है? किस कवि को केन का कवि कहा जाता है ये बताना है, जल्दी से बताएंगे। केन का कवि किसे कहा जाता है?
केदारनाथ सिंह को, केदारनाथ अग्रवाल को, त्रिलोचन को, हरिनारायण व्यास को। तो किस कवि को केन का कवि कहा जाता है? याद रखेंगे, केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केन का कवि केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, मैं तुमसे बात किया करता हूं और यही मेरी कविता है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ये 2019 का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो एचटेट लेवल सेकंड का है, यानी टीजीटी लेवल का, जो आपके 91 to 150 तक क्वेश्चन आते हैं। ये उन क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन है जो 2019 में पूछे गए थे। आप एग्जाम में इनको सबको पढ़ के जाएंगे, इसलिए आप सभी पढ़ के जाएंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है वो रिपीट भी होते हैं, तो पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी होता है। करेक्ट? यहां पर बताइए, देखो, मैं तुमसे बात किया करता हूं और यही मेरी कविता है। ये जो पंक्तियां हैं वो त्रिलोचन की हैं। किसकी पंक्तियां हैं? ये त्रिलोचन की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देखो, मेरे संग की औरतें शीर्षक से युक्त संस्मरणात्मक लेखक कौन है? मेरे संग की औरतें, इसके लेखक बताने हैं आप कौन है। मृदुला सिन्हा, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, राजेंद्र यादव। फटाफट से बताएं। चित्रा मुदगल हो गई, उषा प्रियंवदा हो गई और मृदुला गर्ग हो गई, नासिरा शर्मा हो गई। इनकी रचनाएं, इनके उपन्यास जरूर आप याद रखिएगा, जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है, मेरे संग की औरतें, ये मृदुला गर्ग का संस्मरणात्मक लेख है। ठीक है, किसका है? ये मृदुला गर्ग का है, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट, बहुत बढ़िया, शानदार। सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर लिखें। मैं सभी के आंसर्स देख रही हूँ। ठीक है, सभी एक बार कोशिश करें और सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए, भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के विषय में असंगत कथन को छांटिए। भारत में निर्गुण भक्ति का अजस्र प्रभाव पहले पहल हिंदी प्रदेश में ही देखा गया। फारसी काव्य में 13वीं शताब्दी के पश्चात रहस्यवाद का प्रवेश होता है। सूफी काव्य का रहस्यवाद प्रगतिशील है, जिसमें ईश्वर के समकक्ष हर जीव को बराबर समझा गया है। निर्गुण काव्य धारा का विभाजन संत काव्य धारा व सूफी काव्य धारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएं। निर्गुण काव्य धारा का के विषय में गलत कथन आपको छांटना है। देखो, भक्ति काल आपको पता है, जब हम भक्ति काल की बात करते हैं, इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण काल है। ठीक है, कौन? भक्ति काल, ये ध्यान रखेंगे, किसको? भक्ति काल को माना जाता है। अब बताइए आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भक्ति काल के अनुसार। भक्ति के काल के अनुसार यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, फटाफट से बताएं। भारत में निर्गुण भक्ति का, और आपको पता है जो भक्ति काल है इसको हमने बांटा है सगुण और इसको बांटा है निर्गुण। ठीक है, और सगुण को भी दो भागों में बांटा है। एक बांटा है हमने इसको रामाश्रयी शाखा और एक कृष्णाश्रयी शाखा। वही निर्गुण को भी दो भागों में बांटा है। एक बांटा है हमने ज्ञानाश्रयी, जिसमें ये संत काव्य है, संतों द्वारा रचित है, और एक है प्रेमाश्रयी, ये सूफी काव्य है। ठीक है, ये सूफी काव्य है, ये भी समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर भक्ति काल के बारे में बताना है आपको कि काव्य धारा के विषय में कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है वो बताना है। देखो, भारत में निर्गुण भक्ति का अजस्र प्रभाव पहले पहल हिंदी प्रदेश में ही देखा गया। जी हाँ, ये तो सही है। फारसी काव्य में 13वीं शताब्दी के पश्चात रहस्यवाद का प्रवेश हुआ। नहीं, 13वीं शताब्दी के बाद किसका हुआ? फारसी काव्य में प्रेमाश्रयी सूफी काव्य का हुआ। ठीक है, सूफी काव्य का, ना कि रहस्यवाद का प्रवेश हुआ, तो ये गलत है। सूफी काव्य का रहस्यवाद प्रगतिशील है, जिसमें ईश्वर के समकक्ष। जी हाँ, बिल्कुल सही है। निर्गुण काव्यधारा का विभाजन संत काव्यधारा व सूफी काव्यधारा में डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? रेत समाधि उपन्यास है, इसकी लेखिका कौन है, इसके बारे में बताना है। फटाफट से सभी करेक्ट आंसर बताएं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अल्पना मिश्रा, जया जादवानी, गीतांजलि श्री या नीरजा माधव, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? फटाफट से बताएं, जल्दी से सभी बताएंगे, आपके आंसर्स जो है वो देखे जा रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें रेत समाधि उपन्यास की लेखिका जो है वो कौन है, फटाफट से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान रखेंगे, गीतांजलि श्री,
कौन है? गीतांजलि श्री यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ। वल्लभाचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य पर लिखा का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ आपको यहां पर बताना है कौन सा है। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अणुभाष्य। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं। पुष्टि मार्ग की पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? सूरदास जी को कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा छाप कवि, अष्ट छाप कवि में 8 कवि हैं, जिनमें 4 वल्लभाचार्य और 4 विठलनाथ जो इनके पुत्र हैं उनके शिष्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? हम पानी शब्द की बात करें, ये एचटेट 2019 जो आपका लेवल 2 का पेपर था उसका पूरा सॉल्यूशन है। पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक में तो हम व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में बात करते हैं। भाववाचक, इसमें भाव की। जातिवाचक नहीं। ये कौन सा है? सॉरी, ये कौन सा है बताइए? किस आपसे पूछा जाए किस संज्ञा का उदाहरण है ये? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या गणनावाचक? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? देखो, पानी की बात की जाए तो ये व्यक्तिवाचक भी नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, फिलहाल जातिवाचक माना गया था। लेकिन आपको बता दें पानी क्या होता है? पानी द्रव्यवाचक होता है। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये ध्यान रखना। पानी कैसी संज्ञा है? पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये ध्यान रखना। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजाविनी जावन के रचयिता कौन है? बताइए। यहां पर आपको बताना है कि ये जो पंक्ति दे रखी है इसके रचयिता कौन है, फटाफट से बताएंगे। भारतेंदु राधाकृष्ण दास प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे और ये भारतेंदु युग से संबंधित हैं। भारतेंदु युग से संबंधित हैं और इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। किसका? ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें प्रताप नारायण मिश्र, नहीं नहीं नहीं, ये प्रेमघन है। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी के रचयिता कौन है? ये प्रेमघन इस रचना के रचयिता है। ठीक है, कौन है? प्रेमघन इस रचना के रचयिता हैं। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहें। डायरी का एक पन्ना पाठ में सीताराम सेकसरिया ने किस दिन के वृतांत को दर्ज किया है? फटाफट से बताएं। यहां पर आपको बताना है कि डायरी का एक पन्ना पाठ में सीताराम केसरिया ने किस दिन के वृतांत को दर्ज किया है? तो याद रखना, उन्होंने 26 जनवरी 1931 के दिन को प्रदर्शित किया। 26 जनवरी 1931 को क्या खास हुआ था ये बताओ? प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस के लिए हमने 26 जनवरी को चुना है। यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2 ऑप्शन करेक्ट है। जो सोता है सो खोता है वाक्य में रेखांकित शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण है? जो और सो, जब एक सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे सर्वनाम से होता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोता है सो खोता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 3rd, जिसने, उसने, जो, सो, जेते, तेते, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ठीक है, जब प्रश्न पूछने के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं तो वो आते हैं। निजवाचक में निजत्व का बोध कराने वाले, अपने आप, स्वयं, खुद, निज, ये सभी आपके निजवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, किसी। भागवत पुराण में भक्ति के कितने प्रकारों का उल्लेख है? भागवत पुराण की बात की गई है और इसमें पूछा जा रहा है इसमें भक्ति के कितने प्रकारों का उल्लेख है? फटाफट से बताएं। भागवत पुराण में भक्ति के कितने प्रकारों का उल्लेख है? अगर हम भागवत पुराण में भक्ति की बात करें तो उसमें नवदा भक्ति के, ठीक है, नवदा मतलब 9 प्रकारों का उल्लेख है। यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 3rd वाला ऑप्शन। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसको क्या कहलाता है? देखो, वर्णों के समूह से बना मतलब वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों के मेल से बना सार्थक
जो समूह है वो क्या है, वो शब्द है। और यही शब्द अगर किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है। ठीक है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसको हम पद कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि, वर्ण जिसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न कृतियों में से कौन सी अरुण कमल कृत काव्य कृत नहीं है, अरुण कमल द्वारा रचित कृत कौन सी कृति नहीं है, यहां पर ये बताना है। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट से बताओ। अपनी केवल धार, सबूत, पुतली में संसार, कविता और समय, ये इनके द्वारा लिखी नहीं है। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी नहीं है। किसके द्वारा लिखी गई है ये बताइए जरा सा, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। कविता और समय के रचयिता कौन है, किसके द्वारा कृत है, फटाफट से बताएं। कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा भाई, फटाफट से बताओ। देखो, कविता और समय फिलहाल इनके द्वारा लिखी गई नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं में जाएंगे तो उनकी एक रचना जरूर है, उनके द्वारा कृत है ये कविता और समय। धातु को छोड़कर अन्य पदों यथा संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपको पता है कि जब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया तो वो है जहां पर हम स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी और से करवाते हैं, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे माँ माँ रानी से खाना बनवाती है, वह स्वयं नहीं बना रही, रानी से बनवा रही है। ठीक है, रानी उनकी प्रेरणा से बना रही है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया। सहायक क्रिया नहीं, सहायक क्रिया वाक्य को स्पष्ट करने के लिए जो क्रियाएं प्रयोग होती हैं नहीं। संयोजी क्रिया नहीं। नाम धातु क्रिया, अब बताओ यहां पर जो अन्य पदों तथा संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे उसने मेरी जमीन हथियाली, तो हाथ से बना हथियाना। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। नसीहत नामा ग्रंथ के रचयिता कौन है, सभी फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर दें। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी होता है, तो आप फटाफट से क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों तक भी। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नसीहतनामा ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो नसीहतनामा ग्रंथ के रचयिता जो है वो गुरु नानक हैं। गुरु नानक हैं, ये ध्यान रखना। कौन है नसीहतनामा ग्रंथ के रचयिता, गुरु नानक हैं, ये ध्यान रखना। नसीहत नामक ग्रंथ के रचयिता गुरु नानक हैं। हाउ तो खेलो पिया संग होरी दरस परत पतिवर्ता पिया की छवि निरखत भई बौरी। बताओ, प्रस्तुत पंक्तियां किस संत कवि की हैं, प्रस्तुत पंक्तियां किस संत कवि की हैं ये बताओ। पलटू साहब, यारी साहब, जाम्बो जी या रज्जो। बताओ, जाम्बो जी, जम्बो जी पिक्चर है एक, जाम्बो जी। यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फटाफट से बताएंगे। हाउ तो खेलो पिया संग होरी दरस परत पतिवर्ता पिया की छवि निरखत भई बौरी। यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये यारी साहब संत की पंक्तियां हैं। ठीक है, यारी साहब संत कवि की ये पंक्तियां हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है, पहला गिरमिटिया, और ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आप जल्दी से बताएं पहला गिरमिटिया किसकी रचना है, और ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो मैंने बताया है कि क्वेश्चंस क्योंकि रिपीट होते हैं तो पीवाईक्यू बढ़िया ढंग से समझ लें और कर लें। तो ध्यान रखना ये गिरिराज किशोर का है। किसका है, पहला गिरमिटिया उपन्यास जो है वो गिरिराज किशोर का है। नेक्स्ट देखो, पटाखा किस भाषा का शब्द है। अगर हम बात करें पटाखा की, तो पटाखा किस भाषा का शब्द है, तुर्की का, पश्तो का, यूनानी का या लैटिन का, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये तुर्की शब्द है, पश्तो शब्द है, यूनानी शब्द है या लैटिन शब्द है। तो याद रखना पटाखा जो है वो पश्तो शब्द है। पटाखा कैसा है, पश्तो शब्द है। शब्दों को याद रखना कि कौन से शब्द पुर्तगाली है, कौन से शब्द चीनी है, कौन से शब्द जापानी है। कुछ एक विशेष जो है वो जापानी चीनी में आपको याद रखना है, बाकी पुर्तगाली में जरूर याद रखना है, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सुखदेव 16वां रत्न है,
इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का प्रकार है? सुखदेव 16वां रत्न है। आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, अपूर्णांक बोधक या परिमाण वाचक विशेषण है। जब हम विशेषण की बात करते हैं तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, आपका संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर 16वां रत्न है, ये तो क्लियर हो गया कि ये संख्यावाचक है। संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक में ये निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत है, लेकिन निश्चित संख्यावाचक को भी 4 प्रकारों में बांटा गया है: आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक और समूहवाचक। अब ये बताओ कि किस प्रकार में आ रहा है, जल्दी से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या होते हैं? पहला, दूसरा, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, तो ये क्रमवाचक विशेषण में आए। तिगुना, चौगुना, 5 गुना आवृत्तिवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चीवर उपन्यास के रचयिता कौन है? चीवर उपन्यास के, च्योर, हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, च्योर उपन्यास के रचयिता कौन है? फटाफट से बताओ, कौन च्योर उपन्यास के रचयिता हैं? भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव, राही मासूम रजा, बदी उज्मा। तो ये किसका है? रांगे राघव का। च्योर उपन्यास के रचयिता कौन है? रांगे राघव है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। तदीय समाज की स्थापना किसने की? जल्दी से बताएंगे। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया है, जो 1900 से लेकर 1918 तक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग रहा है 1857 से लेकर 1900 तक। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के ही है। और तदीय समाज की स्थापना किसने की? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। कवि वचन सुधा इन्हीं का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन इन्हीं का है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवत, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कृत हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक कौन है? हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक आपसे पूछा गया है। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, श्रीराम शर्मा। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक श्रीराम शर्मा है। नागरी प्राचारणी सभा की स्थापना में कौन सा विद्वान शामिल नहीं था? नागरी प्राचारणी सभा की बात की जा रही है, जल्दी से बताएंगे कौन जो है वो उस टाइम नहीं था। वाराणसी में हुई है नागरी काशी में, ठीक है, काशी में नागरी प्राचारणी सभा की स्थापना में कौन सा विद्वान शामिल? 3 विद्वान शामिल थे, एक जो शामिल नहीं था वो आपको बताना, जल्दी से बताएंगे। देखो, राम नारायण मिश्र भी थे, श्याम सुंदर दास भी थे, शिव कुमार सिंह भी थे, लेकिन चिंतामणि घोष नहीं थे। चिंतामणि घोष नहीं थे, ये ध्यान रखना। 1893 की तरफ की गई थी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में। सुमेलित करना है, यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जल्दी से बताएंगे। और कमेंट सेक्शन में आप सभी आंसर देते जाइए। आप सभी के आंसर्स देखे जा रहे हैं और सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहिए और फटाफट से आप आंसर बताइए। यहाँ पर रमा सिंह, शिगाफ सालभंजिका, मनीषा कुलश्रेष्ठ, नीरजा माधव, अलका सरावगी। आपको बताना है इनमें से मैच करना है किसके द्वारा कौन से लिखे गए हैं, मैच करना है किसके द्वारा कौन से लिखे गए हैं, फटाफट से बताओ। रमा सिंह के पता है, रमा सिंह के गुलाब छड़ी तुम लिखोगी सत्य भाषा, तो ये किसके है? रमा सिंह के। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हट रहा है पहले तो हम ये देख लेंगे। तो यहाँ पर जो हट रहा है वो ये हट रहा है, ठीक है, बाकी ये तीनों तो आ रहे हैं। अब मनीष कुलश्रेष्ठ का कौन सा है? शिगाफा शालभंजिका, ये किसका है? मनीषा कुलश्रेष्ठ का। बी वाला कहाँ आ रहा है? तो ये इन सभी में ये मैच है। नीरजा माधव का कौन सा है? नीरजा माधव का अभी ठहरो, अंधी सदी, यमदीप। अलका सराबी का ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये तो सबको पता होगा। डी का थर्ड वाला, कलिकथा बाया बाईपास, शेष कादम्बरी, ये किसकी रचनाएं हैं? ये किसके द्वारा कृत हैं? अलका सराबगी का। मतलब थर्ड कहां पर लास्ट में आ रहा है? थर्ड आ रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप सिर्फ फोर्थ वाले ऑप्शन को टैकल करके कर लेते तो भी आपका ये आंसर सही होता। नेक्स्ट बताइए, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित, विबुध कहत सब कोई। काव्य के संदर्भ में उक्त मत किस रीतकालीन आचार्य का है? सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित,
विबुध कहत सब कोई, काव्य के संदर्भ में उक्त मत किस रीतिकालीन कब का है? आपको पता है भक्तिकाल के बाद रीतिकाल आया, और रीतिकाल जो है वो तीन प्रकार से बांटा गया है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, ठीक है, और एक और है रीति सिद्ध। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। श्रीपति केशवदास आचार्य चिंतामणि भिखारीदास, यहाँ पर करेक्ट आंसर है आचार्य चिंतामणि की ये पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? ये आचार्य चिंतामणि की पंक्तियां हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? कामायनी की बात करें तो इसमें 15 सर्ग हैं। किसकी रचना है ये? जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद का ये महाकाव्य है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका पहला काव्य क्या है? चिंता, पहला सर्ग चिंता है, और इसमें किसके बारे में लिखा है? श्रद्धा, मनु और इड़ा, ठीक है। श्रद्धा, मनु और इड़ा, ये तीन चीजों के बारे में लिखा गया है। अब यहां पर बताओ कामायनी के किस सर्ग से ये पंक्तियां ली गई हैं, ये बताना है। लज्जा से ली गई, ठीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनक पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद को किस आलोचक ने अभिव्यंजनवाद का विलायती संस्करण कहा है? छायावाद को किस आलोचक ने अभिव्यंजनवाद का विलायती संस्करण कहा है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो, छायावाद की बात करें, छायावाद जिसे मतलब शुक्ल काल, शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है, और ये किसके बाद आता है? ये द्विवेदी युग के बाद आता है। 1918 टू 1938 तक रहता है, ठीक है, शुक्ल युग। और शुक्ल युग के ही बड़े फेमस लेखक हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उन्होंने ही छायावाद को क्या कहा है? अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। क्या कहा है? अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, आरोहण का विलोम क्या होगा? आवर्तक, अवरोहण, अनाद्रत, अनाक्रांत। आरोहण का क्या हो जाएगा? आरोहण, ऊपर उठना, अवरोहण, ठीक है। आरोहण का क्या हो जाएगा? अवरोहण। आवर्तक का अनावर्तक, अनादृत का आदृत, अनाक्रांता का आक्रांत, ठीक है। निम्नलिखित में सुमेलित करना है। अब आपको ये जो रचनाएं लिखी हैं, इन रचनाओं को यहां पर मैच करना है कि किसके द्वारा कौन सा कृत है, किसके द्वारा कौन सा कृत है। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। यहां पर बताइए फटाफट से। पंडित पंडितानी, दुलाईबाला, 11 वर्ष का समय, इंदुमती। अच्छा, इंदुमती किसकी रचना है? इतना तो पता होगा। इंदुमती किसकी रचना है? इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की है। फोर्थ कहां आ रहा? तो फोर्थ तो इन तीनों में आ रहा। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। ये किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल का, यानी कि आपका यहीं से पता चल जा रहा है कि ये फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। दुलाई बाली किसकी रचना है? दुलाई बाली जो है वो बंग महिला की रचना है। पंडित पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी की है, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना है आपको। रचनाएं और उनके रचनाकार जरूर ध्यान रखना है, इनसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स एचटेट लेवल सेकंड में आपके पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। आप खुद ही देख रहे हैं कि 2019 में किस तरीके से इन क्वेश्चंस को पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता आत्म प्राण का बंगला में से हिंदी में अनुवाद किस प्रसिद्ध आलोचक ने किया है? बंगला से हिंदी में अनुवाद किस प्रसिद्ध आलोचक ने किया है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ये अपने टाइम के बढ़िया आलोचक रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, रामचंद्र शुक्ल भी। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता आत्म प्राण का बंगला से हिंदी में अनुवाद किस प्रसिद्ध आलोचक ने किया है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो ये पीवाईक्यूज है, तो कम से कम इनके आंसर्स आपको पता होने चाहिए, पीवाईक्यूज आपको लगाने चाहिए। अगर नहीं लगाए हैं तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। डेली आपको 2019 से लेकर 2025 तक एचटेट लेवल सेकंड के जितने भी पेपर हैं सब करवाए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी देते रहा करिए, और साथ ही साथ और सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहा कीजिए।
भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? देखो, भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, इसमें रसों की बात करें तो 8 रस ही इन्होंने माने, इन्होंने 9वां रस जो शांत रस है उसको रस नहीं माना। अब यहाँ पर बताओ, अलंकारों, कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है ये बताओ, कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है ये बताओ, 3 4 6 8, तो इनके द्वारा नाट्य शास्त्र में कितने, नाट्य शास्त्र में सिर्फ 4 अलंकारों का उल्लेख मिलता है, कितने, 4 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। उसके मुख शशिकर से सौंदर्य किरण बरसी, मन कुमुद खिला हर्षित निश्चल उर्की सरसी। प्रस्तुत पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? शब्द शक्ति की बात की गई है कि प्रस्तुत पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, जल्दी से बताएं। गौड़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। यहाँ पर ध्यान रखना, ये गौड़ी लक्षणा का प्रयोग है, किस शब्द शक्ति का? तो गौड़ी लक्षणा का प्रयोग हुआ है। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद किस विषय को रेखांकित करते हैं? दो बैलों की कथा, ये किसकी रचना है, ये किसके द्वारा कृत है? तो ये प्रेमचंद द्वारा कृत है। इसमें इन्होंने क्या उजागर किया है ये बताना है। पशु मनोविज्ञान को, कृषक और शहरी समाज के संबंध को, कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध को, गधे और बैल के मनोविज्ञान को। तो याद रखना, दो बैलों की कथा में प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध के बारे में लिखा है। ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के विषय में कौन सा कथन असंगत है? मतलब जयशंकर प्रसाद के बारे में जो उन्होंने रचनाएं लिखी उसके बारे में कौन सा कथन असंगत है? जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फटाफट से आप सभी आंसर देंगे, जल्दी बताएं। जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में रचना करते थे। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद जो है वो पहले कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में रचना करते थे। जयशंकर प्रसाद को कामायनी लेखन की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई, ये भी बिल्कुल सही है। चित्तवृत्तियों की कथानक के पात्र के रूप में अवतरण इस काव्य की अन्यतम विशेषता है। जी हाँ, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रचनाओं के बारे में कौन सा विषय, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत दिया था? तो वो दिया था सेकेंड वाला स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत दे रखा था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, जिस अलंकार में काव्य वर्णन वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है उसे क्या कहा जाता है? जिस अलंकार में काव्य वर्णन वास्तविकता से बहुत दूर चला जाए उसको क्या कहा जाता है? उसको अतिशयोक्ति कहोगे, उसको अतिशयोक्ति कहोगे कि लोक सीमा से परे जाकर आप किसी चीज का वर्णन कर दो तो वो क्या कहलाएगा? वो अतिशयोक्ति अलंकार में आता है। यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध के। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, अब बताओ ये प्रिय प्रवास कितने सर्गों में है? फटाफट से बताएंगे। अरे जी, ये जो प्रिय प्रवास है कितने सर्गों में है यहाँ पर आपको ये बताना है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें। ये 17 सर्गों में है। कितने? 17 सर्गों में है। कामायनी के कितने सर्ग हैं ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पेपर देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा। मीरा के पदों के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करना है। आपको असंगत विकल्प यहाँ पर चयनित करने हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो सही नहीं है वो बताना है। मीरा के पदों में भक्ति का प्रमुख भाव कांता और दैन्य भाव है। जी हाँ, सही है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। जी हाँ। इनकी रचनाओं में केवल निर्गुण निराकार नहीं भाई, इन्होंने निर्गुण निराकार कहा, इन्होंने तो सगुण ब्रह्म की उपासना की है। सगुण का कभी कवित्री माने जाएंगे क्योंकि इन्होंने तो कृष्ण के, ये कृष्ण की पुजारिन थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब निराकार नहीं साकार ब्रह्म की उपासक थी ये। ठीक है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? जल्दी से बताएं। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, शांतिप्रिय द्विवेदी। यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जो करेक्ट है?
जल्दी से बताएं। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। उपर्युक्त कथन किसका है? सभी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें। ध्यान रखिएगा ये प्रेमचंद्र का है। इन्हें कथा सम्राट और उपन्यासकार कहा जाता है और इनकी बहुत सारी रचनाएं, इनकी अधूरीकृत मंगलसूत्र है जो इनके बेटे धर्मदास ने बाद में पूरी की थी। ठीक है, जो इनके बेटे ने बाद में पूरी की थी। अधिकार प्राप्त में कौन सा समास है? समास से प्रश्न है आपका, बताइए अधिकार प्राप्त में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष तो से आ जाएगा, नहीं। संप्रदान अधिकार के लिए प्राप्त, अधिकरण में कर्म तत्पुरुष है, अधिकार को प्राप्त। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर कर्म तत्पुरुष आएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, श्रीधर पाठक की प्रशंसा में किसने श्रीधर सप्तक लिखकर उन्हें हिंदी भाषा का जयदेव कहा है? भाई किसने हिंदी भाषा का जयदेव कहा है? जल्दी से बताएंगे यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? फटाफट से बताएं। श्रीधर पाठक की प्रशंसा में किसने श्रीधर सप्तक लिखकर उन्हें हिंदी भाषा का जयदेव कहा है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी प्रशंसा करके श्रीधर सप्तक लिखकर उन्हें हिंदी भाषा का जयदेव कहा है। हिंदी भाषा का जयदेव किसे कहा गया है? श्रीधर पाठक को कहा गया है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इस तरीके के भी याद रखना, क्या पता ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए भाई, है ना। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो, निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जल्दी से बताओ। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो, निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। मैथिली शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? फटाफट से बताओ। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। ये किसकी पंक्तियां हैं? राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। अच्छा 2019 का जो आप पेपर देख रहे हो, तो इसमें एचटेट लेवल सेकंड में बढ़िया प्रश्न पूछे गए हैं। यानी आपको रचना और रचनाकार पता होने चाहिए, किसने कौन से स्टेटमेंट दिए, आपसे इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, तो आपको ये भी पता होने चाहिए। ये कुछ जरूरी चीजें हैं जब आप देने जा रहे हैं 2026 में पेपर, या 2027 जब भी देंगे आप आगे पेपर, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। अतियुक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतियुक्त की बात की गई। पहली बात तो जब हम ये प्रश्न देख रहे हैं तो इतना हमें पता होना चाहिए कि अति तो हो नहीं सकता, अति नहीं रखना है। अब अति उक्ति या अति उक्ति, उक्ति नहीं होता है, अति धन उक्ति, ये सही है। अब इसमें हुआ क्या है? ई और ऊ मिल जाएगा, यू बन जाएगा। ये संधि कौन सी है? ये यण स्वर संधि है। अगर पूछ लिया जाए कौन सी संधि है, तो ये यण स्वर संधि है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि आप सभी ने भी सही दिया है, बहुत बढ़िया बात है, जबरदस्त, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, मरण वचन जब सीता बोला, पंचम स्वर में कोकिल बोला, प्रस्तुत पद में शब्द प्रयोग संबंधी कौन सा दोष है? अप्रयुक्त दोष, असमर्थ दोष, ग्राम्य दोष, च्युत संस्कार दोष। प्रस्तुत पद में कौन सा दोष है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ये च्युत संस्कार दोष है। मरम वचन जब सीता बोला, पंचम स्वर में कोकिल बोला, ये च्युत संस्कार दोष है। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं, ये बताइए। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? 8, 10, 12, 14। ये रसों से प्रश्न है, और रस में आपको पता है कि 9 रस, और वैसे अभी वर्तमान में मान लिए जाते हैं आपके 2 और रस, जिन्हें श्रृंगार रस से अलग कर दिया गया है, भक्ति रस और वात्सल्य रस। अब श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है, संयोग और वियोग। ठीक है, वियोग की कितनी दशाएं हैं? तो याद रखना 10 दशाएं हैं। कितनी दशाएं? वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शानदार। सेशन को लाइक और शेयर करें, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नेक्स्ट देखो, पद्माकर, यहां पर बात की गई, पद्माकर के किस ग्रंथ को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा जाता है? पद्माकर के किस ग्रंथ को कहा जाता है? जल्दी से बताएं। हिम्मत बहादुर विरुदावली, राम रसायन, जगद विनोद और प्रबोध पचासा।
किस ग्रंथ को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। जगद विनोद को। ठीक है, जगत विनोद को पद्माकर का, ये पद्माकर द्वारा रचित है। इसको श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा जाता है, मतलब इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और यथार्थ के रचयिता कौन है? दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और यथार्थ के रचयिता कौन है? फटाफट से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। डॉक्टर धर्मवीर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर कालीचरण सनेही। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जल्दी से सभी बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सभी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर दें और सेशन को लाइक और शेयर भी कर दें। ओम प्रकाश वाल्मीकि है। दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और यथार्थ के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो सेकेंड वाला ऑप्शन है। कौन सा? सेकेंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, वात्सल्य को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले विद्वान कौन है? वात्सल्य रस मतलब इसका स्थायी भाव वत्सलता है। माँ और बच्चे के प्रेम का जो प्रेम का वर्णन होता है वो वात्सल्य रस में आता है। माँ और बच्चे के बीच जो प्रेम है वो वात्सल्य रस में आता है। वत्सलता इसका स्थायी रस है, स्थायी भाव है, ये भी ध्यान रखना। अब आप बताइए किसने इसको 10वें रस के रूप में माना है? फटाफट से बताएंगे। पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, रुद्रट, रूप गोस्वामी। तो आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले विद्वान कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित किया है। यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 11वां रस कौन सा है? भक्ति रस, भगवत विषयक रस इसका स्थायी भाव है। कौन सा शब्द जुगनू का पर्यायवाची नहीं है? इंद्रगोप, सोनकिरवा, ज्योतिर्बीज, आतप। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है? आतप का पर्यायवाची क्या होता है? आतप का पर्यायवाची जल्दी से बताएंगे। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? देखो, इंद्रगोप, जुगनू को इंद्रगोप भी कहते, सोनकिरवा भी कहते, ज्योतिर्बीज, लेकिन आतप नहीं कहते। आतप सूर्य को कहा जाता, सूर्य के प्रकाश को कहा जाता है, धूप को कहा जाता है। जो घाम होता है, घामा हो जाता है, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो आतप नहीं कहा जाता है। ठीक है, आतप नहीं कहा जाता है जुगनू को। बाकी सभी ये जुगनू के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब इनमें से बताना है कि कौन सा एक शब्द ऐसा है जो शुद्ध लिखा हुआ है। मुनेश्वर, योगीराज, प्राणविज्ञान। मुनेश्वर की बात करें तो ये गलत लिखा है, मुनीश्वर होता है, मुनीश्वर। ठीक है, योगीराज, योगी, गा में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। प्राणी विज्ञान होगा। ठीक है, ये तीनों तो गलत है, लेकिन ये सही है। संसद सदस्य, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, संसद सदस्य ये बिल्कुल सही लिखा है। बाकी तीनों की वर्तनियां जो है वो गलत है। बाकी तीनों की वर्तनियां गलत है, बस एक वर्तनी सही है। वो किसकी है? फोर्थ वाले ऑप्शन की। मधुप उपनाम से किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया है? बताओ। देखो, सभी जितने लेखक और कवि रहे हैं सबके कहीं ना कहीं उपनाम है, और कई बार उपनामों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप उनके उपनामों को भी ध्यान रखें। ठीक है, जल्दी से बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। मधुप उपनाम से किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया है? रामनरेश त्रिपाठी, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्रकवि कहा गया है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, इनकी तो बहुत सारी रचनाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करने का भाव क्या कहलाता है? किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करने का भाव क्या कहलाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। दया, समानुभूति, सहानुभूति नहीं, उसको अनुकंपा कहते हैं। ठीक है, उसके लिए जो सही शब्द प्रयोग होता है उसको अनुकंपा कहा जाता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करने का भाव क्या कहलाता है? तो याद रखना, उसको अनुकंपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको अनुकंपा कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोर्थ ऑप्शन। अब ज्यादातर बच्चे सहानुभूति के साथ मत जाओ, सहानुभूति नहीं होगा, अनुकंपा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? पंक्तियां भी पता होनी चाहिए कि कौन सी पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखित हैं।
ठीक है, किस कवि द्वारा लिखी गई है, रची गई है, किसकी हैं ये कविताएं, बताओ। भारत भारती साकेत मनुष्यता दीपशिखा, तो ये किसके द्वारा, किस कविता से उद्धृत है, ये मनुष्यता कविता से उद्धृत है, किससे, मनुष्यता कविता से उद्धृत है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, ईठी और ईठी शब्द युग्म का सही अर्थ, मतलब शब्द शुद्ध भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान लगे पर अर्थ अलग अलग दे, वो बताना है। जल्दी से बताएंगे यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा है। ईठी और ईठी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भिन्नता, इस ईठी मतलब होता है भिन्नता, इस ईठी मतलब होता है प्रिया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहां पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, भवनिष्ठ, गत्यावरोध, प्रोज्वल, प्रोज्वलित, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, मतलब अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, ये बताना है। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन, देखो गत्यावरोध, गति और अवरोध से मिलकर बना है गत्यावरोध, और ये बिल्कुल ठीक है। प्रोज्वल की बात की जाए ये भी सही है, प्रधन उज्जवल को मिलकर बना है। प्रज्वलित की बात की जाए ये भी सही लिखा हुआ है, इसमें भी गलती, लेकिन भवनिष्ठ नहीं होता, भवदीय होता है, भवदी होता है, भवनिष्ठ शब्द नहीं होता है, ये ध्यान रखना, भवनिष्ठ शब्द नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आपका गलत कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन। ये आपने कौन सा पेपर सॉल्व कर लिया आज, ये आपने जो पेपर सॉल्व किया है वो कौन सा है, आपने एचटेट टीजीटी 2019, यानी आप कह सकते हैं एचटेट का लेवल 2 का जो पेपर है हिंदी का, उसको सॉल्व किया है। ठीक है, एचटेट लेवल 2 का हिंदी का जो पेपर है वो सॉल्व किया है 2019 का। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद। अब मिलेंगे एचटेट टीजीटी 2020 के सॉल्यूशन के साथ। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।